हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंपनी लॉ या फिर कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कुछ लोगों में कंपनी लॉ के नाम से है, कुछ लोगों में कंपनी लॉ एंड सचिव पद्धति के नाम से बुक है, तो उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसका वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो में 18 तक क्वेश्चंस हो गए थे, 19 क्वेश्चन लेते हैं। डैश वह है जो किसी कंपनी को अस्तित्व में लाने और उसे शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कर्तव्यों का पालन करता है। डैश इज वन हु परफॉर्म्स द प्रिलिमिनरी ड्यूटीज नेसेसरी टू ब्रिंग अ कंपनी इनटू बीइंग एंड फ्लोटेड। ऑडिटर, प्रमोटर, डायरेक्टर, फाइनेंसर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उस कंपनी को अस्तित्व में लाने, उसको शुरू करने के लिए जो भी स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्टेज होती है कंपनी की, जब किसी कंपनी को बनाने का पहले बार थॉट आता है, कोई विचार आता है कि इस तरह की कंपनी को बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी पूरी करता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसको स्टार्ट करवाता है, प्रारंभ करवाता है। तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति कहलाता है प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद सीमा नियम के पंजीकृत कार्यालय वाक्य में शामिल हैं। द रजिस्टर्ड ऑफिस कॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, द नेम ऑफ द सिटी टाउन only and not that of the state, the name of the registrar of companies, the complete postal address। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि पार्षद सीमा नियम का जो पंजीकृत कार्यालय वाक्य होता है, आपने पढ़ा होगा पार्षद सीमा नियम के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पार्षद सीमा नियम होगा उसका जो पंजीकृत कार्यालय वाक्य है उसमें क्या शामिल किया जाता है। तो जो पार्षद सीमा नियम होता है उसमें कई वाक्य होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पार्षद सीमा नियम, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, क्या उसका पर्पस होगा, उसकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या जो उसके कार्यक्षेत्र को डिसाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें पार्षद सीमा नियम में आती हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सीमा निर्धारित करना, सीमा बना देना कंपनी के चारों ओर की कंपनी उसी के अंदर ही काम करेगी, उसके बाहर काम नहीं कर सकती। और पार्षद सीमा नियम में किसी भी तरह का जो चेंज होता है वो आसानी से नहीं होता, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बाद जाके पार्षद सीमा नियम में हम किसी तरह का चेंज कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर सकते। तो पार्षद सीमा नियम के पंजीकृत कार्यालय वाक्य में उस राज्य का नाम जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होता है, ये चीज़ें दे रखी होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो किसी दिए गए उद्देश्य के संदर्भ में एक कंपनी बनाने का कार्य करता है और उसे चालू करता है और जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है कहलाता है। वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म ए कंपनी विद रेफरेंस टू ए गिवन ऑब्जेक्ट एंड सेट इट गोइंग एंड हु टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश दैट पर्पस। प्रमोटर, डायरेक्टर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्पस के लिए किसी कंपनी को बनाएगा और साथ ही जो उसको बनाने से रिलेटेड सारे काम होते हैं वो सारे काम करता है, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब प्रिपेयर करवाना है, कंपनी के स्टार्ट होने के लिए सम्मेलन इनकॉर्पोरेशन करवाया जाता है, उसके बाद जो बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है उसके लिए भी क्या होगा, एक प्रपत्र लगता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो लेना। ये सारे काम कौन करता है? तो ये सारे काम जो करेगा वो हो जाता है प्रमोटर, प्रवर्तक। ये सारा कार्य कहलाता है प्रवर्तन और जो व्यक्ति इसे करता है वो हो जाता है प्रवर्तक, प्रमोटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवर्तक के कार्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ए प्रमोटर? Decides name of a company, nomination of directors, settles the details of memorandum and article, all of these। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो एक प्रवर्तक होता है, प्रमोटर होता है, उसके कार्य कौन से होते हैं? एक कंपनी का नाम निर्धारित करना, बिल्कुल एक कंपनी का नाम निर्धारित करना ये भी प्रवर्तक का कार्य हो जाता है, क्योंकि नाम जब रखा जा रहा होता है तो कुछ उसमें भी कंडीशंस दे रखी गई हैं कि कुछ ऐसा नाम नहीं रख सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए अलाउ नहीं कर रही है, या जो जनता को धोखे में किसी भ्रम में डाल रहा है, या फिर इसके आगे बैंक है, म्यूचुअल फंड है, बीमा है, इस तरह के शब्द जुड़े रहते हैं, इस तरह के वर्ड्स जुड़े रहेंगे तो वो भी बिना सेबी या रिजर्व बैंक की
अनुमति के परमिशन के नहीं रखा जा सकता। तो नाम भी जो डिसाइड करा जाता है वो भी प्रवर्तक उसको भी निर्धारित करेगा, निर्देशकों का नामांकन भी करता है और जो सीमा नियम और अंतर नियम होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों का विवरण जो तैयार किया जाता है उसको वो भी प्रवर्तक ही करता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कार्य क्या करेगा, प्रमोटर के ही हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो कंपनी का एजेंट है ना ही कंपनी का ट्रस्टी है। ए इज नाइदर एन एजेंट नॉर ए ट्रस्टी ऑफ ए कंपनी। डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, एम्प्लॉयज, प्रमोटर्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो ना तो कंपनी का एजेंट होता है ना ही कंपनी का ट्रस्टी होता है। निदेशक, कंपनी सचिव, कर्मचारी, प्रवर्तक। तो जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, ना तो वो एजेंट होते हैं ना ही कंपनी की ट्रस्टी होते हैं। जो भी उनका कार्य होता है उसके लिए उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो उसके भी कई तरह से होता है, कमीशन के रूप में हो सकता है, लाभ के रूप में हो सकता है, एक मुश्त राशि हो सकती है। तो कई तरह से उनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो व्यक्ति होगा जो किसी की ओर से कोई कार्य करता है और उस कार्य के लिए वो उत्तरदायी भी व्यक्तिगत रूप से होता है। लेकिन जो प्रवर्तक होता है, प्रमोटर होता है, वो किसी भी कार्य के लिए जो भी उसने किया है कंपनी की ओर से व्यक्तिगत रूप से कोई भी उत्तरदायित्व उसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी के विकास का चरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी? प्रमोशन, प्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन, कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कंपनी का विकास होगा, कहने का मतलब ये है कि जब एक कंपनी की शुरुआत होती है, कंपनी को बनाया जाता है, तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, तो इसमें से कौन जो है वो कंपनी बनाने का स्टेप नहीं है? प्रवर्तन, प्रमोशन। प्रवर्तन जो होता है कंपनी को बनाने का सबसे पहला जो विचार आता है, अभी पहले के प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देख लिया कि प्रवर्तक क्या होता है, प्रवर्तन क्या होगा। तो प्रवर्तन भी जो है कंपनी के विकास का चरण होता है। उत्पादन, उत्पादन कंपनी के विकास का चरण नहीं है। उत्पादन से मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, मैन्युफैक्चर करना। तो वस्तुएं जो होती हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं, उसको बनाया जाता है। वो उत्पादन जो है वो कंपनी के विकास का चरण नहीं होगा। निगमन, इनकॉर्पोरेशन भी होता है और व्यवसाय का प्रारंभ, कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी होता है। तो यहाँ पर जो विकास का चरण नहीं है वो हो जाएगा प्रोडक्शन, उत्पादन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा पंजीकृत हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013? गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कंपनियां दे रखी हैं, सरकारी कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, ये तीनों ही कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं, पंजीकृत होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के बाहर किसी देश में निगमित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया? प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई कंपनी है जो भारत के बाहर निगमित है। निगमित से मतलब है जिसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में ना होकर किसी अदर कंट्री में है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दूसरे देश की कंपनियां हैं, वो अपनी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में खोल रही हैं। तो उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो किसी दूसरे देश में हुआ है, वो निगमित, इनकॉर्पोरेटेड किसी दूसरे देश में हुई हैं, लेकिन वो अपनी ब्रांचेस को अलग अलग देशों में भी चला रही हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? वो विदेशी कंपनियां हो जाती हैं, फॉरेन कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी? इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, it has a perpetual succession, it has a common seal and separate property, its shares are not transferable। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि जो एक सार्वजनिक कंपनी की विशेषताएं होती हैं, इसमें से कौन सी वो उसकी विशेषता नहीं है। तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, एक लेक्चर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने इसको काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप लोग एक बार उसे भी चेक कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कंपनी की विशेषताएँ। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व बिल्कुल होता है, जो उसके सदस्य होते हैं और जो कंपनी होती है वो आपस में एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अगर कंपनी पर किसी तरह का कोई वाद चलाया जा रहा है, कोई केस फाइल किया गया है, तो वो उसके सदस्यों पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ कंपनी पर होता है। तो उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। शाश्वत उत्तराधिकार यानी कि लोगों के किसी के आने का, किसी के जाने का, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके कंपनी से में आने का या कंपनी से चले जाने का, अलग हो जाने का कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी वैसे ही चलती रहती है। उसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है और साथ ही अपनी संपत्ति होती है। सार्वमुद्रा यानी कि सील जो होती है, स्टैम्प जो होता है, तो कोई एक कंपनी जो है वो ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो आर्टिफिशियल बॉडी है, तो उसके अपने हाथ तो नहीं होते, इसलिए
लिए वो हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो उसकी अपनी एक सील होती है और जो भी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से होती है वो प्रॉपर्टी कंपनी की ही होती है। उसके बाद जो दे रखा है अंश अहस्तांतरणीय, इट्स शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, तो ये आपकी सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है। जो सार्वजनिक कंपनी होती है, जो उसके शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसे सेल किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो ये एक सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैधानिक कंपनी या निगम वह है जो निगमित है। अ स्टैट्यूटरी कंपनी और कॉर्पोरेशन इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 नन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वैधानिक कंपनी या निगम जो है वह निगमित है संसद के एक अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो वैधानिक निगम होता है या कंपनी होती है, तो आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कंपनी और निगम को एक ही समझते हैं। कंपनी अलग होती है और निगम अलग होता है। जो निगम या कॉर्पोरेशन होता है वो किसी एक अलग से उसके लिए एक अधिनियम पारित किया जाता है, अलग से विधेयक होता है, उसके अनुसार ही बनाया जाता है, उसी के अनुसार ही उसका सारा रेगुलेशन भी होता है। जैसे जीवन बीमा अधिनियम है तो उसी के अकॉर्डिंग जीवन बीमा निगम बनाया गया था, तो वो हो जाएगा कॉर्पोरेशन और कंपनी में डिफरेंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वैधानिक कंपनी है, तो वैधानिक कंपनी वो हो जाती है जो किसी संसद के एक अधिनियम के द्वारा, जो उसका अधिनियम बनेगा संसद में पारित किया जाएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग उस कंपनी या निगम को बनाया जाता है, चलाया जाता है, उसका रेगुलेशन किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो जैसे भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, अभी मैंने बताया, औद्योगिक वित्त निगम है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट है, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के मामले में सदस्यों की देयता लागू की जा सकती है। इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कैन बी इन्फोर्स्ड एट एनी टाइम व्हेन द कंपनी सो डिसाइड्स, only at the time of winding up of the company, only by an order of court, only by an order of registrar of companies। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां होती हैं तो वहाँ पर जो उनके सदस्य होते हैं उनके दायित्व को, उनकी देयता को कब लागू किया जा सकता है? किसी भी समय जब कंपनी ऐसा निर्णय लेती है, केवल कंपनी के समापन के समय, केवल न्यायालय के आदेश से, केवल कंपनी रजिस्ट्रार के आदेश से। तो ऐसा तभी किया जा सकता है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स हैं, उनकी गारंटी है कि अगर कंपनी का समापन जब होगा तो उस टाइम पर अगर हमें जो भी ऋण हमने लिए हैं, जो भी लोन्स होंगे, जो भी देयताएं होंगी कंपनी की, उसको चुकाने में कमी आ रही है, तो वहाँ पर जितनी गारंटी उनकी होगी उतनी गारंटी को वो कंपनी उनसे ले सकती है। जो भी उन्होंने शेयर्स की जो राशि जो नहीं दी चुकाई थी या जो भी आपस में डिसाइडेड होगा नहीं दिया था वो ले सकती है। कब लेगी? जब कंपनी का समापन होता है, केवल उसी दशा में ले सकती है और किसी भी दशा में नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें 51% अंशपूंजी होती है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, स्टेट गवर्नमेंट अलोन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली, एनी ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक कंपनी है जिसकी 51% अंश पूंजी जो है वो सरकार के पास है, तो वो सरकारी कंपनी कब कहलाएगी या किस सरकार के पास होने पर वो सरकारी कंपनी कहलाएगी? केवल केंद्र सरकार के पास, केवल राज्य सरकार के पास, केंद्र और राज्य सरकार पास संयुक्त रूप से, या फिर उपरोक्त में से कोई भी। तो केवल केंद्र सरकार के पास हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या दोनों के पास संयुक्त रूप से ज्वाइंटली हो, किसी भी कंडीशन में वो कंपनी सरकारी कंपनी कहलाएगी। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो 51% उस कंपनी के शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पास हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट पास हो, या दोनों के पास मिला करके हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी, एनी ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।